ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 13वीं कड़ी मोतियाबिंद की समस्या और समाधान। आज के विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र रोग विभाग की पूर्व वरिष्ठ डॉक्टर मृदुला मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हूं मैं कनक। देखभाल और मोतियाबिंद पर आज हम चर्चा करेंगे। मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग इसकी चपेट में आने लगते हैं। 90% से ज्यादा लोग 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मोतियाबिंद के शिकार हो जाते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत 40 और 50 के दशक में हो जाती है और 60 से 70 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इसके लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। आंखों का प्राकृतिक लेंस विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है। लेंस के इसी धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। मोतियाबिंद के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एम्स की पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला मेहता। मृदुला जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो ये है कि मोतियाबिंद किस वजह से होता है? देखिए, मोतियाबिंद एक ऐसी समस्या है जो ऑलमोस्ट सबको ही होगी कभी ना कभी। तो ये इट इज पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, मतलब ये हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक तरह से उम्र का तकाजा है कि लेंस जो है अपनी पावर ट्रांसपेरेंट रखने की, पारदर्शी रखने की खो देता है। तो इस वजह से धीरे धीरे उसका रंग बदल जाता है और वो ओपेक हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है लेंस की पारदर्शिता में। तो इसलिए मोतियाबिंद होता है। तो ये एजिंग प्रोसेस है नंबर 1। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं। बड़ी उम्र में तो ये डायबिटीज में थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर किसी को चोट लग जाए तो भी मोतियाबिंद हो सकता है। अगर किसी को विटामिन डेफिशिएंसीज हैं तो भी मोतियाबिंद हो सकता है। तो 40 साल के ऊपर लगभग हम कहते हैं कि ये उम्र रिलेटेड मोतियाबिंद है, पर 40 के पहले भी होता है। कई बार पैदाइशी भी होता है मोतियाबिंद। आपको जान के हैरानी होगी कि कंजेनिटल कैटरेक्ट, पीडियाट्रिक कैटरेक्ट भी एक अलग चीज है। ये हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मोतियाबिंद हर उम्र के लोगों को हो सकता है। अभी सेनाइल कैटरेक्ट बेसिकली उम्र की वजह से होता है, पर इसको डिले किया जा सकता है अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखें, जैसे कि हरी सब्जियां और पीले फल, गाजर, पालक, सीताफल, मैंगो, पपाया, जो कलरफुल डाइट होती है, कैरोटीनॉइड से रिच होती है, तो वो आंखों के लिए अच्छी होती है। और दूसरा इसका जो कॉज है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, सूरज की पराबैंगनी किरणें जो हैं, अगर हम धूप का चश्मा लगाएं, उसको खाली फैशन की चीज ना समझिए। अगर आप एक प्रॉपर अल्ट्रा वायलेट गॉगल्स में, धूप के चश्मे में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपकी आंख की सरफेस अच्छी रखेगा, ड्राइनेस कम करेगा, लेंस की क्लैरिटी बेटर रहेगी। जो यूवी रिलेटेड हमारे जो डैमेज हो रहा है वो उससे प्रिवेंशन होता है इसका। तीसरा, शुगर लेवल्स कंट्रोल रखें। डायबिटीज में ये जल्दी हो जाता है मोतियाबिंद। तो अगर शुगर हमारी ठीक है, हम डायबिटिक नहीं है, अगर प्री डायबिटिक है तो हम डायबिटीज की तरफ ना जाएं। तो ये मेन है कि शुगर भी ना होए, आपको होए तो उसको कंट्रोल रखें। कैसे पता चलेगा कि मोतियाबिंद की शुरुआत हो चुकी है? लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में धुंधलापन है सबसे पहले। तो सबसे पहले मरीज बोलेगा कि मुझे बादल बादल सा दिखने लग गया है, धुंधला दिखने लग गया है। किसी की आंख से पानी भी आ सकता है। कुछ लोगों को कलर्ड हेलोज दिखते हैं। कलर्ड हेलोज मतलब जैसे शाम को उन्होंने बल्ब देखा, उसके आसपास इंद्रधनुष के रंग दिखने,
ये खाली मोतियाबिंद में नहीं, ये काले मोतिये में भी एक लक्षण होता है। तो ये कलर्ड हेलोस एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। तीसरा, चश्मे का नंबर बदलेगा। कुछ लोगों में जैसे दूर का नंबर उनका ज्यादा था और पास नहीं दिखता था, तो धीरे धीरे जब मोतियाबिंद बढ़ रहा होता है, कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं कि उनको नजदीक का अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। उसको हम सेकंड साइट कहते हैं। ये एक अलग तरीके का लक्षण है। वो कहते हैं कि मुझे अभी ये दिखता नहीं था, अब तो मैं नजदीक का पढ़ लेता हूँ, पर मेनली तो धुंधलापन लेके ही मरीज आएगा। और अगर लेट हो जाता है, काफी डिले कर देता है, तब मोतियाबिंद में से लीकेज शुरू हो जाती है और वो काले मोतिये में बदल जाता है। तब दर्द, पानी आना, इस तरह की प्रॉब्लम। काला मोतिया का क्या इलाज संभव है? मैंने सुना है शायद मुश्किल होता है। काला मोतिया का मतलब है कि काला रंग मतलब हमें दिख नहीं रहा कुछ, वो एक तरह का आंख का प्रेशर है। लोग कैसे पहचाने कि मुझे काला मोतियाबिंद है या सफेद मोतियाबिंद है? सबसे पहले तो सफेद मतलब दिख रहा है हमें, लेंस सफेद होता जा रहा है। काला मतलब हमें दिख नहीं रहा है, आंख में एक तरह का दबाव होता है जो एक लिमिट तक नॉर्मल होता है, पर जब वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसे आंख सह नहीं पाएगी, तो धीरे धीरे वो रेटिना की नर्व्स को दबाना शुरू कर देता है। तो उससे नस, जो ऑप्टिक नर्व है, आंख को देखने की नस है, वो कमजोर होती जाती है। पर ये लक्षण बड़े ही स्लो हो जाते हैं, जो काला मोतिया, जिसे ग्लोकोमा भी कहते हैं, तो इसलिए उसे काला मोतिया कहा जा रहा है, क्योंकि दिख नहीं रहा हमें। पेशेंट आएगा, पेशेंट यूजुअली काले मोतिये में खुद देर से ही आता है। हम चाहते हैं कि पेशेंट हमारे पास जल्दी आए, जल्दी, क्योंकि जल्दी इलाज हो जाए। अर्ली ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट होता है हमारी लाइन में। लेकिन काले मोतिये के लक्षण दर्द, धुंधलापन, अखबार जब पढ़ते हुए या दूर देखते हुए धब्बे दिखना, काले धब्बे दिखना, कलर्ड हेलोस, पानी आना, पर ये सब बाद में लक्षण आते हैं। काले मोतिये के लक्षण जल्दी नहीं आते, तो उसके लिए स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग से पकड़ा जाता है। कैटरेक्ट आएगा तो आपको धुंधलापन शुरू में ही हो जाएगा सफेद मोतिये में। एहतियात के तौर पर किस उम्र से इसकी जांच शुरू करा देनी चाहिए? एक स्टैंडर्ड हमने चुना हुआ है। वैसे तो सफेद और काला मोतिया किसी भी उम्र में हो जाता है, लेकिन जब हम मिडिल एज होने शुरू हो गए, 40 के हो गए, तब तो आपको बहुत अनिवार्य है कि आप अपना कंप्लीट आई चेकअप 1 साल में एक बार जरूर कराएं। कंप्लीट आई चेकअप में विजन चेक होगा। सबसे पहले तो नजर, कोई चश्मे की जांच है, दूर की, नजदीक की, वो आपकी करी जाएगी। दूसरा प्रेशर चेक होता है आंख का, स्पेशली 40+ पे प्रेशर चेक जरूरी है कराना। उसके बाद फिर आपकी रेटिना की जांच होती है, जो कि दवाई डाल के की जाती है। उसमें आपकी नस देखी जाती है, ऑप्टिक नर्व की शेप देखी जाती है कि वो काले मोतिये के जैसी तो नहीं है। दोनों आंखों में कंपैरिजन किया जाता है और बाकी का रेटिना देखा जाता है, पर्दा देखा जाता है कि कोई एज रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जैसे कि एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन एक और बीमारी है जो कि हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो शहरों में तो लोगों को पता है, ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। गांव में शायद अभी इसकी अवेयरनेस मुझे भी लगता है बहुत कम है। लोगों को लगता है कि आंख की समस्या की चश्मे की दुकान पे चले जाएं और हम चश्मा बनवा लें। खासतौर पे शहरों में भी हमने देखा है कि लोग उतने गंभीर नहीं होते। आंख अगर दिखाई देना कम हुआ या किसी कोई परेशानी है तो चश्मा टेस्ट करा लिया और वो ले लिया, समझते हैं अब ठीक हो गए। हाँ, लेकिन धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो चुकी है और जैसे अब इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे तो और अवेयरनेस आएगी कि कंप्लीट आई चेकअप क्या है। इसमें टाइम लगता है, 40 मिनट मिनिमम लगते हैं कंप्लीट आई चेकअप में। तो ये अवेयरनेस तो बहुत, क्योंकि इसी में सारी बीमारियां पकड़ी जाएंगी। लेंस क्लियर नहीं है, कैटरेक्ट अर्ली पकड़ा जाएगा, पकने का इंतजार नहीं करना हमने मोतिये को। डॉक्टर मृदुला, लखनऊ से हमारे एक श्रोता ने पूछा है कि उन्हें डायबिटीज है और साथ ही कैटरेक्ट भी है। डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद? पहले तो सर्जरी से पहले ही, जैसे मैंने बोला, कंप्लीट आई चेकअप बहुत जरूरी है। उनको डायबिटीज से और जो आई में प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि डायबिटिक्स में ना ग्लूकोमा का रिस्क भी ज्यादा होता है। डायबिटिक्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होती है। इसको अगर आम आदमी की भाषा में समझना चाहें तो क्या कहा? शुगर से पर्दे के ऊपर असर आ जाता है, खून के धब्बे आ जाते हैं, लीकी नाड़ियां होती है, तो सूजन भी होती है। तो जहां भी कोई डायबिटिक जा रहा है अपना मोतियाबिंद कराने, पहले डॉक्टर उसका पर्दा देखेगा कि इसमें पर्दे में क्या है। अगर उसका कैटरेक्ट उसका धुंधलापन कर रहा है, मतलब उसको प्रॉब्लम कर रहा है, तब एडवाइजेबल है कैटरेक्ट सर्जरी, ताकि हम पीछे का पर्दा और अच्छे से देख पाए और पीछे के पर्दे की इलाज कर पाए। लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत कैटरेक्ट है डायबिटीज में, मैं स्पेशली ये लोगों को समझाना चाहूंगी, अगर हल्का फुल्का कैटरेक्ट है तो प्लीज जब तक आपका डॉक्टर उसको सिग्निफिकेंट कैटरेक्ट ना बोले तब तक हमें सर्जरी नहीं करानी। क्योंकि इसमें क्या है, डायबिटीज के बाद जो है हमेशा डायबिटिक्स इन्फेक्शन के रिस्क पे रहते हैं। डायबिटिक्स में सूजन आने का खतरा ज्यादा रहता है।
कैटरेक्ट सर्जरी के बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर हल्की है तो तेज हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि रोक रही हूँ, लेकिन अगर आपका कैटरेक्ट बहुत कम है, आपको चश्मे से अच्छा दिख रहा है, तो आप तो चश्मा ही लगाएं। पहला इलाज कैटरेक्ट का चश्मा ही है, हल्के फुल्के कैटरेक्ट में चश्मे से भी आप। डॉक्टर मृदुला, अब समय है गीत सुनवाने का श्रोताओं को, और हमने जैसा कि जाना है आपको गाने सुनना बहुत पसंद है, तो आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? मैं तो अक्सर रेडियो सुनती हूँ। इनफैक्ट मैं रोज ही जब ट्रैवल कर रही होती हूँ तो कार में स्पेशली मैं रेडियो आपके सुन रही होती हूँ। तो विविध भारती, FM गोल्ड, ये सारे मेरे फेवरेट चैनल्स हैं। मेरी तरफ से आप ये लिखा है तेरी आंखों में, ये गाना बहुत अच्छा है, आंखों के ऊपर। सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। हम बात कर रहे हैं आंखों की समस्या मोतियाबिंद की। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एम्स की पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला मेहता। मृदुला जी, रांची से हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनकी मां की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने पूछा था कि आप किस तरह का लेंस लगवाना चाहते हैं, स्वदेशी या विदेशी। तो एक आम आदमी होने के नाते कोई कैसे तय करेगा कि कौन सा लेंस बढ़िया होता है लगवाना, जिसे इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं? इस समय हमारे पास बहुत ही तरीके के लेंस अवेलेबल है मार्केट में, स्वदेशी, विदेशी। मैं ये नहीं कहूंगी स्वदेशी अच्छे नहीं है या विदेशी बहुत अच्छे हैं। विदेश से टेक्नोलॉजी आई है तो इसलिए उनका नाम है कि विदेशी लेंस है, लेकिन स्वदेशी लेंस भी हमारे बहुत अच्छे हैं। इस समय कंपनीज हैं जो कि काफी अच्छा काम कर रही हैं।
तो आपके अपनी चॉइस है कि आप स्वदेशी लेंस लगाना चाहें कि विदेशी लगाना चाहें। हाँ, पर उसके अंदर मटेरियल्स हैं। लेंस के मटेरियल्स के बारे में मैं बता सकती हूँ। जैसे पहले PMMA मटेरियल लगता था, अब एक्रेलिक मटेरियल लगता है। इसको जरा खोल के बताइए, क्योंकि हमारे सुनने वालों को ये बात समझ में आ सके जो आप बता रहे हैं आम भाषा में। हाँ, आम भाषा में पहले जो लेंस का एक तो मटेरियल है नंबर 1, अच्छी क्वालिटी का, क्वालिटी अच्छी हो। उसका जो एक्रेलिक मटेरियल है उसमें भी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक है। एक हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को अट्रैक्ट करता है, वो वाला लेंस आजकल हम नहीं लगाना पसंद करते, क्योंकि वो चिपचिपा रहेगा आंख के अंदर भी, हर चीज उस पर जमेगी। ठीक है, फिल्म बायो फिल्म बन जाती है, झिल्ली जल्दी आ जाती है। हाइड्रोफोबिक जो कि लेंस की परत जो कि पानी को रिपेल करती है, वो लेंसेज आजकल बेटर माने जाते हैं। तो उनसे झिल्ली आने की समस्या कम रहती है, और दूसरा उन पे ग्लिसनिंग या परत नहीं जमती, एक बायोफिल्म नहीं जमती। तो ये हम समझे कि हाइड्रोफोबिक लेंसेज बेटर है। उसके बाद सिंगल विजन लेंसेज है हमारे पास, मल्टीफोकल लेंस है, दूर का भी दिखता है, नजदीक का भी दिखता है। अगेन जो पेशेंट की अपनी चॉइस है। सिंगल विजन लेंसेज से आपको बहुत अच्छा दिखता है। मल्टीफोकल आपको ये सुविधा देते हैं कि आप दूर का भी देखें, नजदीक का भी देखें, पर हल्का सा उसमें आपको ट्रेनिंग आंख को करनी पड़ती है। जैसे लोग चश्मा लगवाते हैं, बाइफोकल जो होता है, तो वही बात। हाँ, वही बात, जैसे उसमें डबल हो जाता है। तो अपनी अपनी पेशेंट को पर समझना जरूरी है कि मैं क्या ले रहा हूँ, बाइफोकल या मल्टीफोकल ले रहा हूँ कि मैं सिंगल विजन ले रहा हूँ। जैसे आपको चश्मे में एडजस्ट करना है वैसे लेना। अभी बात चली ऑपरेशन की, तो आजकल ऑपरेशन की कौन कौन सी तकनीक प्रचलित हैं, और ये फेको तकनीक क्या है? फेको इमल्सिफिकेशन मतलब कि अल्ट्रासाउंड पावर, उससे लेंस को हम एक तरह से चूरा बना देते हैं लेंस का, और उसको हम सक कर लेते हैं और फिर एक फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। पहले की टेक्निक में आज से समझिए 30-40 साल पहले एक लार्ज इंसिजन दिया जाता था, मतलब चीरा बड़ा लगाया जाता था। अब माइक्रो इंसिजन हो रहा है। अब माइक्रो इंसिजन है, 2.8 mm, 1.8 mm, 2 mm। आप सोचिए कितना कम है, 2 mm तो हार्डली कुछ होता है। उसी से पेन की तरह के हमारे औजार होते हैं, प्रोब्स होते हैं, हम अंदर जाते हैं और लेंस जो है चूरा कर देंगे, उससे उसी से सक कर लेंगे, और फोल्डेबल लेंस भी इसी तरह से डाल देते हैं। अभी बात चली है लेंसेज की, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद भी क्या चश्मा लगाने की जरूरत रहती है? जब हम ऑपरेशन में लेंस पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हर पेशेंट की अपनी इंडिविजुअल पावर कैलकुलेट की जाती है, ताकि जो चांस है चश्मे का नंबर आने का मिनिमाइज किया जा सके, मिनिमम टू मिनिमम नंबर आए उसका। आजकल सिलेंड्रिकल नंबर करेक्ट करने वाले भी लेंसेज आ गए, टोरिक, पर 100% श्योरिटी नहीं होती कि नंबर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत नंबर आता है, आपकी बॉडी ने हील किया, आपका चाहे 2 mm का इंसिजन था, 3 mm का, वहां कट लगा, उसमें कॉर्निया की शेप चेंज हुई, लेंस की प्लेसमेंट क्या हुई, जो लेंस पावर कैलकुलेट हुई उसमें तो कोई मशीन ने थोड़ा बहुत एरर नहीं कर, तो 0.51 तक नंबर आ सकता है। चश्मा तो यूजुअली आप स्पेक्टिकल फ्री हो ही जाते हो दूर के लिए। अच्छा, जैसे आप करेक्ट कराओगे दूर के लिए, नजदीक के लिए, या मल्टीफोकल लगाओगे। पर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारी एक्विटी है, नापते हैं हम नजर को कि 8 लाइनें पढ़नी है हमने, तो 1-2 लाइन, अगर आपको बहुत ज्यादा HD विजन चाहिए तो कभी कभी चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर मृदुला, रायपुर से हमारे एक श्रोता ने पूछा है कि उनके दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, तो क्या ऑपरेशन एक साथ ही कराना चाहिए दोनों आंखों का, या एक के बाद एक होगा? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये सर्जन हॉस्पिटल्स की अपनी पॉलिसी है। ज्यादातर हमारे देश में पर हम एक के बाद एक ही करते हैं, क्योंकि बाय एनी चांस अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए कहीं से इन्फेक्शन आ गया, तो वो दोनों में आ जाएगा वो प्रॉब्लम, इसलिए दूसरी आंख का अवॉइड किया जाता है ऑपरेशन इकट्ठे करना। और ऑपरेशन के कितने दिनों के बाद व्यक्ति सामान्य कामकाज करने लग सकता है? ऑपरेशन के बाद लगभग अगले दिन ही पेशेंट काफी अच्छा होता है। जो नॉर्मल अर्ली कैटरेक्ट्स आते हैं या मीडियम कैटरेक्ट्स आते हैं, अगले दिन पेशेंट काफी अच्छा होता है, पर साफ सफाई का ध्यान तो 2 से 3 हफ्ते मिनिमम रखना पड़ता है। कोई हैवी वर्क हम अलाउ नहीं करते। गृहिणियों को हम कहते हैं किचन में मत जाओ, कपड़े मत धो, और आंख में पानी नहीं जाना चाहिए। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पहले 10 दिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आंख पे कुछ भी आसपास कुछ भी किसी भी तरह से संक्रमण या इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर मृदुला, हमारे एक श्रोता ने हमें लिखा है कि उन्होंने ऑपरेशन कराया था, किसी वजह से ऑपरेशन में कहीं प्रॉब्लम रही, सफल नहीं हो पाया, दोबारा कराया। इस पूरी स्थिति से गुजरने के बाद अब स्थिति ये है कि उनकी आंखों में जलन रहती है और सूखापन रहता है, और उनको दवाई डाल के उसे गीला करना पड़ता है। क्या ऐसी समस्या हो सकती है? सूखापन मतलब ड्राई आई,
ड्राई आई एज रिलेटेड भी होती है, ड्राई आई हार्मोन्स रिलेटेड भी होती है। ऑपरेशन किसी भी आई सर्जरी के बाद थोड़ी बहुत ड्राई आई होना स्वाभाविक है। तो एज रिलेटेड हो गया, मोतियाबिंद हुआ, उनका एज भी होगी। उसके बाद ऑपरेशन हुआ तो थोड़े बहुत सूखापन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से आप ठीक कर सकते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो इस तरह के कैंप लगाते हैं जिनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। उनकी विश्वसनीयता के बारे में लोगों को संशय रहता है। आपकी क्या सलाह है, क्या जांचना चाहिए अगर वहां ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो? सबसे पहले जहां ऑपरेशन होना है वहां पे ये हमें पता होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर कैसा है, डॉक्टर करने वाले प्रशिक्षित हैं कि ट्रेनीज हैं, मतलब ट्रेन्ड सर्जन होना चाहिए। और ऑपरेशन थिएटर आजकल टेंट्स वगैरह में जो पुराने जमाने में कैंप लगते थे वो मना है, वो ऐसा कुछ अलाउड नहीं है जो मेरे को पता है। प्रॉपर जो मोतियाबिंद की सर्जरी है प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में, स्टेराइल ऑपरेशन थिएटर में विद ऑल स्टेराइल प्रिकॉशंस, बिल्कुल साफ सफाई के साथ ही की जाती है। डॉक्टर मृदुला, एक बीमारी जो आंखों के एस्टिग्मेटिज्म, वो क्या है? और हमारे श्रोता ने पूछा है कि मोतियाबिंद की सर्जरी कराते हुए क्या इसे भी ठीक कराया जा सकता है? हाँ, मैंने अभी पहले भी मेंशन किया था कि सिलेंड्रिकल नंबर करेक्ट करने के लेंसेज आ गए हैं। एस्टिग्मेटिज्म मतलब सिलेंड्रिकल नंबर। आंख एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, आंख परफेक्ट गोला नहीं है, तो इसके एक्सिस हैं। कहने को तो इनफाइनाइट एक्सिस हैं, लेकिन हम दो एक्सिस बेसिकली परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री के एंगल पे दो एक्सिस देखते हैं कि एक पे पावर कितनी जा रही है, दूसरे पे पावर कितनी जा रही है। ये फिजिक्स का सिद्धांत है। तो उसमें अगर सिलेंड्रिकल नंबर 1 से ज्यादा है तो आपको आपके डॉक्टर एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट करने वाले लेंसेज आपको सजेस्ट करेंगे। थोड़ा बहुत एस्टिग्मेटिज्म जो ट्रेन्ड सर्जन है वो अपने इंसिजन को मॉडिफाई करके भी कर सकता है, तो साथ ही हो सकती है सर्जरी। हाँ, अब टोरिक लेंसेज आ गए हैं। एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट करने वाले लेंसेज को टोरिक कहते हैं। स्वदेशी भी है, विदेशी भी है, दोनों ही है। हमारे देश में भी बन गए हैं, तो उससे कीमत थोड़ी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या शरीर की दूसरी बीमारियों का भी आंखों पर असर पड़ता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सिस्टमिक डिजीजेस कहते हैं, पूरे शरीर का जो है असर, जैसे डायबिटीज, थायराइड और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम्स का तो अमूमन असर पड़ता है। डायबिटीज से जैसे मैंने बताया कि आंखों के आसपास इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाता है। डायबिटिक्स ग्लूकोमा के रिस्क पे अर्ली है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक एपिथेलियो मतलब कॉर्निया पे डायबिटीज का असर होगा। थायराइड के बारे में भी मैं बताना चाह रही थी कि थायराइड के पेशेंट्स को ज्यादा पता नहीं है कि थायराइड आई डिजीज भी एक पूरा प्रॉब्लम से भरा हुआ है। थायराइड का असर आंख में ड्राइनेस पे लाएगा, वो भी ग्लूकोमा में रिस्क बढ़ा देता है। तीसरा, आंखों के आसपास सूजन आ जाती है थायराइड में, थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज, जिसमें आंखें बाहर आ जाती हैं, आंखों की शेप खराब हो जाती है, नस पे प्रेशर पड़ जाता है। तो थायराइड का भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसमें अवेयर रहना है, थायराइड लेवल्स अपने अच्छे करने हैं। ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर से ब्रेन में स्ट्रोक, इन्फार्क्ट्स होते हैं, मतलब खून का दौरा रुकता है। ऐसे आंखों में भी कई बार ब्लड प्रेशर से खून के निशान आ जाते हैं, कई बार नस फट जाती है। तो ब्लड प्रेशर को भी आपको कंट्रोल में रखना है आंखों के लिए। लोग किसी भी उम्र के हों, लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर पर लगे रहते, इससे आंखों पर तो असर पड़ता ही है। हम ये जानना चाहते हैं कि इससे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन आंखों पे इसका असर कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? दो तरह का यूज है डिजिटल मीडिया का, जो स्क्रीन का, एक तो रिक्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, और दूसरा प्रोफेशनल यूज। मैंने इसको खुद ही क्लासिफाई किया हुआ है। प्रोफेशनल यूज से तो आप नहीं बच सकते, लेकिन आप अपना ऑफिस एटमॉस्फेयर जो है इस तरीके से बनाएंगे कि आप स्क्रीन से हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर देखेंगे, एटलीस्ट 20 सेकेंड के लिए। इसको 20 मिनट्स रूल बोला जाता है। बीच बीच में काम करते हुए शांत होकर काम करेंगे, पलक झपकाते रहेंगे। कई बार हम अपने काम में इतने मसरूफ होते हैं कि हम पलक ही नहीं झपकाते, देखते जा रहे हैं और पलक नहीं झपक रही, आंख से पानी भी आना शुरू हो जाता है। लोग आते हैं, कहते हैं मेरी आंख से पानी आ रहा है, मैं कंप्यूटर पे बैठ रहा हूँ। तो पलक झपकाने से ड्राइनेस कम होगी। तीसरा, अपना जो लाइटिंग है कमरे का, सीधी लाइट आंख पे न पड़े। जो आपका पढ़ने का काम है, जहाँ ऑफिस एरिया है, वर्क स्टेशन है, तो लाइट आपकी प्रेफरेबली लेफ्ट शोल्डर से आए, कंफर्टेबल हो। आजकल बहुत ब्राइट लाइट्स का फैशन है, ऑफिसेस में आप देखते हैं, मॉल्स में, हर जगह। लेकिन स्क्रीन से जो लाइट आ रही है वो उसको भी डिम करना है। उसमें नाइट मोड अवेलेबल है आजकल, ब्लू फिल्टर्स अवेलेबल है। जितना कंट्रास्ट में आप काम कर पा रहे हैं उतने में आप उसको काम कीजिए, मैक्सिमम नहीं रखनी। मोबाइल्स में, स्क्रीन्स में तो वार्निंग आ जाती है कि दिस लाइट कैन हार्म योर आईज। आजकल जो लेटेस्ट मोबाइल्स हैं उसमें वो वार्निंग दे देता है। तो स्क्रीन में भी आप लाइट मिनिमम रखिए, कमरे में भी लाइट कंफर्टेबल रखिए।
में हर वर्ष मोतियाबिंद के लगभग 90 लाख ऑपरेशन किए जाते हैं, फिर भी देश में ये अंधत्व का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। हालांकि टेक्नोलॉजी के विकास से अब मोतियाबिंद की सर्जरी आसान, त्वरित और सुरक्षित हो गई है। आइए हम संकल्प लें कि अपनी आंखों को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर आंख श्रेष्ठ देखभाल के हकदार है। श्रोताओ, कल दीपावली है, त्योहार दीपों का। दीपावली में जलने वाला हर दीपक एक संदेश लेकर आता है। एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 13वीं कड़ी मोतियाबिंद की समस्या और समाधान। आज के कार्यक्रम की विशेषज्ञ थीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र रोग विभाग की पूर्व वरिष्ठ डॉक्टर मृदुला मेहता। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।